हेलो दोस्तों, आपका अड्डा 24/7 पे स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव डाउट रूम और ये है यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं पीवाईक्यू। ठीक है। बच्चे अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि सर आप पीवाईक्यू पे इतना जोर क्यों देते हो। तो देखो, पीवाईक्यू पे इतना जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो ज्यादातर प्रीवियस ईयर से ही लिए जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप एक काम कीजिए इस बार, सबसे आसान है। अभी आपका रिजल्ट आया है सीजीएल का और एमटीएस का। आप उसके पेपर उठाइए और उनके क्वेश्चन देखिए। ठीक है। आप उनके क्वेश्चन जब देखेंगे ना, और अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ रखा है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने वो क्वेश्चन पहले कर रखे हैं। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि पूरे एकदम क्वेश्चन डिक्टो आ जाते हैं, यानी सेम टू सेम आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदल देता है। ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड की जगह पीवाईक्यू कर देगा। 10% का लाभ हो रहा था, अब 50% की हानि हो रही होगी। वो क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत बदल के और सेम वही क्वेश्चन ले आता है। अगर आप ही सोचिए, अगर आपको क्वेश्चन पेपर बनाने को दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आप क्या देखोगे? आप उसमें देखोगे कि पहले इसका एग्जाम पैटर्न क्या था। समझे? इसीलिए मैं पीवाईक्यू पे हमेशा जोर देता हूं। अगर आप देखेंगे इस बार, जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा 70% से लेकर 80% क्वेश्चन जो क्वांट में आ रखे हैं। मैं अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्वांट की बात कर रहा हूं। तो क्वांट में आप देखेंगे, इसके बीच में आपका परसेंटेज बैठेगा सिर्फ पीवाईक्यू का। मुश्किल से एग्जामिनर, मुश्किल से 20% वो नए क्वेश्चन लाता है। 20%, यानी अगर आप मानो प्री में हो, टीयर वन में हो, जहां पर आपके क्वेश्चन 25 हैं, उसके अंदर 20 तो प्रीवियस ईयर से होंगे, 5 वो मैक्सिमम, 5 से ज्यादा नए क्वेश्चन नहीं डालेगा। ठीक है। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी तो आप खुद ही सोचिए, आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो जिसका आपको सिलेबस ढंग से पता नहीं है, मगर आप एक ऐसी बुक उठा रहे हो जिसमें आपको पता है 70 से 80% क्लियर है कि इसमें से ही आएगा, क्योंकि हर बार एग्जामिनर प्रीवियस ईयर से ही बनाता है। ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले पीवाईक्यू, पहले जो आपका कोर्स है उसे कंप्लीट करिए, उसके बाद पीवाईक्यू पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। क्लियर? अब समय ना बर्बाद करते हुए अब हम क्लास चालू करने जा रहे हैं अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और हमारी ये क्लास रोज इसी समय यहीं पर रोज लगती है, तो हो सके आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़ने की कोशिश करें। तो हम पहले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जिसमें कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ रवि इन 5 सब्जेक्ट 150 सॉरी, बट इन मैथ्स 43 was misread as a 23 ड्यूरिंग द कैलकुलेशन द करेक्ट एवरेज इज। तो वो आपसे करेक्ट पूछ रहा है, यानी रवि एक भाई 5 सब्जेक्ट का एग्जाम था, रवि ने 150 लाया एवरेज, मगर वो कह रहा है कि गणित की बात की जाए ना तो उसको 43 मिलने थे, वहां पर उसको 23 मिले हैं। गलती से हो गए। मार्क्स चढ़ाते समय अक्सर गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो देखो, उसको 43 मिलने चाहिए थे, मगर उसे मिले कितने उसकी जगह? 23। तो हमेशा याद रखिए, जो आपका सही वाला होगा उसे प्लस में लिखिए और जो आपका गलत वाला होगा उसे माइनस में लिखिए। इससे आप वेटेज निकाल सकते हो कि उसने कितना ज्यादा लिख दिया या उसने कितना कम लिख दिया। तो आप यहां पर देखेंगे तो आप बोलेंगे कि उसके है ना 20 नंबर कम लिखे गए थे। भाई 20 नंबर उसके और ज्यादा आने चाहिए थे। भाई 43 देने थे, तुमने 23 दिए, पूरे 20 की कमी करी ना। अब अगर उसको 20 नंबर मिलेंगे तो उसके क्या होंगे? 20 से उसके टोटल मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो 20 से तो उसके टोटल मार्क्स बढ़ेंगे, मगर अगर मैं 20 से देखूं एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, तो एवरेज देखो 5 सब्जेक्ट की है, तो 5 में अगर मैं ये वृद्धि देखूं तो कितने की बैठेगी? 4 की। यानी उसका जो एवरेज होगा वो 4 से बढ़ जाएगा। अभी कितना है? 150 है, 4 से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 154।
क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि उसने गलती करी है और उसने कितना सही लाना था, या गलत सही का आपको वेटेज देखना है। आप आसान तरीका है, जो उसका गलत है उसे माइनस में लिख दो और जो उसका सही है उसको प्लस में लिख दो, फिर उसको कैलकुलेट कर लो। तो प्लस में आ रहा है यानी आपके पास इतना और नंबर आएंगे, और इतने और नंबर आने का क्या मतलब है कि उसका एवरेज बढ़ जाएगा। ये 20 कितने के बीच बटेगा? 5 सब्जेक्टों में बटेगा, तो हर सब्जेक्ट में 4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और पहले से 150 था 4 और बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। आप इनको अगर डिटेल में करोगे बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरीके का यूज करिए। अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको दिया है ट्रायंगल PYQ साइड QRE extend to S such that RS and P are if QPS 110 दे रखा है और PR 70 दे रखा है, तो आपसे PQR पूछा है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अच्छा, हिंदी वाले बच्चों के लिए आपको त्रिभुज दे रखा है PQR, उसमें भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है, PQR मैंने इसको S पॉइंट तक बढ़ा दिया है। ठीक है, फिर उसने हमें क्या बताया है कि अगर जब हमने उसे बढ़ाया तो RS बराबर है PR के, यानी मैंने इसके साथ जो साइड बढ़ाई S तक वो मेरी PR के इक्वल है। ठीक है, अब इसने हमें एंगल गिवन दे रखा है, ये क्या कह रखा है? PQPS, यानी ये पूरा एंगल 110 डिग्री का है। फिर हमें अलग से दे रखा है PRQ, ये 70 का है। अब आपसे पूछा ये वाला एंगल क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल है ना? ये दोनों साइडें इक्वल है, इसलिए ये दोनों थीटा भी इक्वल होंगे। अब आपको ये भी पता होगा कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। भाई इन दोनों का समी तो होगा ये, और 2 थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 70 दे रखी है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। अब थीटा की वैल्यू 35 है, अगर आपको बोला जाए अच्छा ये एंगल देखो 35 का है और ये पूरा एंगल 110 का है, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। 180 में से 145 को माइनस करूंगा तो ये 35 आ जाएगा। क्लियर? एक मिनट, ये करेंगे 70, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, आप इनके अंदर जितने भी एंगल की प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके का क्वेश्चन आपको मतलब टीयर 1 में तो जरूर मिलेगा। टीयर 2 में वो ज्योमेट्री के और पोर्शनों को यूज करता है, मगर वो टीयर 1 के अंदर मतलब छोटे आसान क्वेश्चन पूछने के लिए वो एंगल्स पूछ लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चक्रवर्ती ब्याज से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। कह रहा है आपने 4000 रुपये लगाए हैं, 3 सालों बाद आपको 630.5 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। 4000 रुपये लगाए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, 3 साल में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो पूछ रहा है ना, तो आपको नॉर्मल सा देखना है, आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का पहले रेशो निकालना है। तो आप बोलोगे उसने 4000 रुपये लगाकर कितने हजार रुपये बनाए, तो आप बोलोगे 4630.5, यही तो बनाया। इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे प्रिंसिपल के अंदर तो अमाउंट आ जाएगा। अब मैंने कहा था इसका रेशो निकालना है, तो भाई रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं कह रहा हूं ये पॉइंट हटा दो। ये पॉइंट अगर मैं हटा दूंगा तो यहां एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहां पर 5 दिख रहा है यूनिट प्लेस, तो 5 से काटने की कोशिश करता है। 5 से काटता हूं, 5 अट्ठे 40, 0 0 0।
इसको 5 से काटता हूं, 5 9 में 45, बचेगा 1, 5 दूनी 10, बचेगा 3, 5 6 30 और 5 एकम 5। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको छोटे से छोटा कर लेना है। छोटे से छोटा करने का मतलब ये है हमारा कि हम उसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आसानी से निकाल सके। अब क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, 3 साल कहा था, तो 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। अगर 2 साल का होता तो मैं स्क्वायर रूट करता। ठीक है, तो ये किसका होता है, 20 का होता है, और ये किसका होता है, 21 का होता है। तो ये आ गया आपका रेशो कि 1 साल में आपका पैसा 20 से 21 हो जाता है, यानी कितना बढ़ता है, तो आप बोलोगे सर 1 से बढ़ता है। मैंने कहा अगर मैं 20 लगाता हूं तो मुझे 1 का ब्याज मिलता है 1 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 5%। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, प्रिंसिपल लो, अमाउंट लो, उन्हें काट लो, उन्हें छोटे से छोटा कर लो, ताकि आप उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सके, फिर उस बेस पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या में 3/4 के बदले 4/3 से गुना कर दिया गया। तो देखो मुझे करना किससे था, देखो सही और गलत करना था 3/4 से, और मैंने कर किससे दिया, 4/3 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 आ जाएगा। 9:16 का मतलब क्या है, हमारा सही अंतर आना चाहिए था 9, मगर हमारा गलत उत्तर आ रहा है 16, यानी सही से कितना ज्यादा आ रहा है, तो आप कहोगे 7 ज्यादा आ रहा है। ये गलती क्या है, गलती क्या है, 7 ही तो गलती है। एक्चुअल में आंसर मेरा 9 आना चाहिए था, मगर 16 आ रहा है। गलती कितने की हुई, 7 की हुई, कितने पे, 9 पे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद, अब बच्चे बोलेंगे सर आपने 16 क्यों नहीं नीचे लिखा। भाई अगर किसी कोई चीज, अगर कोई इंसान कोई गलती करता है, आप ये मान के चलो कोई इंसान कोई गलती कर रहा है, तो आप उसकी गलती को कैसे पहचानोगे, उसके सही वाले काम से कंपैरिजन करोगे ना, कि भाई देख उसने अच्छा काम करा है, तूने गलत काम किया, दोनों को एक ही काम दिया था। समझे बात, आप सही वाले से तो कंपेयर करोगे, तो जिससे कंपैरिजन करते हैं यानी सही वाले से, उसी को नीचे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है भाई दिए गई आकृति में पीडी एसी के लंबवत है, तो कोण AEB का माप क्या होगा। AEB हमें ये वाला एंगल निकालना है। आप एक बात बताइए, अगर ये यहां 90 का दे रखा है तो यहां भी 90 का होगा। अगर ये 90 का है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी तो 90 होना चाहिए। टोटल 180 होता है, 90 यहां आ गया, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। 90 में से इसे लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 35 को 55 आ जाएगा। अगर ये 55 है तो ये भी तो 55 होगा। ये 55 है, ये 45 है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 100 आएगा। यानी ये वाला एंगल कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था। बच्चे इसमें एक्स वाई मानने लगते हैं, नहीं, एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है, वो तब मानते हैं जब हमारे पास कोई रास्ता ना हो। ठीक है, कह रहा है भाई इफ a इज अ नेचुरल नंबर देन 7a⁻² प्लस 7a इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय, भाई कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है, फिर हमें ये पोर्शन दे रखा है 7a⁻² प्लस 7a, इनमें से किससे भाग होगा। चलो भाई ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आपको सबसे पहले क्या लेना है, आप है ना इसमें से कॉमन ले लो 7। ठीक है, ये हो गया a² प्लस a। आप बोलोगे a भी कॉमन आ जाएगा, मैंने कहा मत लो, क्योंकि a को तो मुझे कुछ मानना होगा ना, पहले मैं उसका बेस तो देखूं, इसके मानने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो मेरा आंसर देखो यहां से
पहला अगर मैं ट्राई करूं तो ये 7 से तो कट ही जाएगा। तो बच्चे ये लगाकर आ जाए, नहीं भाई इतनी जल्दी मत करो, ये आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मगर उसको चेक तो करो। आपने देखा 7 कॉमन आ रहा है, अरे 7 से काटूंगा कट जाएगा, ये 7 आंसर आ गया। नहीं, ऐसे नहीं करते, आपको चेक करना होगा। यहां पर 14 भी दिया, 21 भी दिया। मैं कह रहा हूं ए प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5। तो मैं एक काम करता हूं, कुछ रख के देखता हूं। सबसे पहले मैं एक ऑड नंबर रखता हूं, तो मैं 1 रखता हूं। अगर मैं यहां ये रखूं, अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहां पर रखूंगा 1 तो ये भी 1 आ जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 हो जाएगा। तो ये तो देखो 14 से भी कटेगा। अगर a की वैल्यू 1 रख दूं तो वो 14 से भी कटेगा। अब आप कहोगे सर एक इवन नंबर भी रख के देख ही लेते हैं। मैंने कहा रख लेते हैं भाई, आप चलो 4 ले लेते हैं। अगर हम 4 रखें तो भाई 7 तो ये रहा, 4 रखता हूं, 4 चौक 16, 4 यहां रखता हूं 4, ये कितना हो गया 20 हो गया। 20 गुना में 7 140। फिर से ये भाई 14 से भी कट रहा है तो 7 से भी कटेगा। यानी देखो 21 से तो कटेगा नहीं, साफ दिख रहा है। 21 क्या है, एक ऑड नंबर है, ये इवन कहां से कटेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ये 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा। और आपको नेचुरली पता होना चाहिए भाई, जो संख्या अगर 14 से कट रही है वो तो 7 से कटेगी कटेगी, क्योंकि ये 7 14 का एक फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 600 कर्मचारी वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों का औसत 42 है वर्ष है, और महिला कर्मचारियों का औसत 41 है, और पूरी कंपनी का औसत 40 वर्ष और 9 महीने है। तो आपसे महिलाओं की संख्या पूछी है। इन अ कंपनी विद 6000 एम्प्लॉय द एवरेज ऑफ मेल इज 42 ईयर्स, द फीमेल एम्प्लॉय इज 41 ईयर, द एवरेज इज ऑल एम्प्लॉय इन द कंपनी इज 41 ईयर 9 मंथ। तो फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल आपसे पूछिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे प्यारा मेथड हमारा कौन सा, एलिगेशन। हम मेल लिखते हैं, मेल कितने के हैं भाई 42 के, फीमेल 41 की है। इन दोनों को मिला दे, यानी पूरी कंपनी की बात हो रही है, 41 और 9 मंथ। इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे, अब बच्चे बोलेंगे इसको कैसे माइनस करें। मैं बोलूंगा अगर इसके अंदर 3 मैं डाल दूं तो 42 नहीं बन जाएगा भाई, ये महीने है ना, 9 महीने में 3 महीने और डाल दूंगा तो साल बन जाएगा, तो 42 हो जाएगा। यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, काट दो, 3:1। इसका टोटल करूंगा तो 4 आएगा, हमारे अकॉर्डिंग ये 4 है, मगर ये एक्चुअल में कितना है 600 है। तो 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, बचेगा कितना भाई 2, 4 पंचे 20, 0, 150। एक यूनिट की वैल्यू 150 आ गई, वो फीमेल पूछता है, फीमेल है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, 150 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 ही आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर वो हमसे मेल के पूछता है तो मेल है कितना 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150, तो ये आ जाता 450। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एलिगेशन पे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एवरेज देख के एवरेज के मेथड लगाने लगते हैं। नहीं, आप एलिगेशन का भी यूज कर सकते हो। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की छूट देने के बावजूद 25% का लाभ अर्जित करता है। उसने उस वस्तु को कितना भुगतान किया था यदि उसने उसका अंकित मूल्य 800 रुपए रखा। A shopkeeper allow a discount of 20% on an article and still make a profit of 25%. What does he pay for article whose market price is 800? ठीक है, इसको हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। जैसे मैं रेशो मेथड से कर लेता हूं, सीपी, एसपी, एमपी।
भाई मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ, 20% का डिस्काउंट देता हूँ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी मैं लोगों को कह रहा हूँ 5 का सामान है, मुझे एक कम दे दो, यानी 4 दे दो। यानी कोई सामान अगर 5 का है तो मैं उसे 4 में बेच रहा हूँ। उसके बाद भी मुझे प्रॉफिट होता है 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। यानी 4 का सामान मैंने एक ज्यादा में बेचा, यानी 5 में बेचा। यानी जो सामान मैं 4 का लाया हूं उसे मैंने बेचा 5 में। अब भाई खाली वाली जगह 7 वाले से भर देते हैं, ये यहां आ जाएगा। तो 16, 20 और 25। तो जो सामान आप 16 का लाते हो उसके ऊपर 25 लिखते हो और उसे 20 में बेचते हो। मगर इसने अंकित मूल्य तो बताया 800। तो भाई 25 यूनिट की वैल्यू 800 रुपये है। तो भाई इसको अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 25 दिया 75, बचेगा कितना भाई 5 जीरो, 25 दूनी 50। लाई कितने का थे भाई 16 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 32 है। 16 दूनी 32, 32 का 2 हासिल जाएगा 3। 16 तिया 48, 48 और 3 51। यानी जो सामान आप 512 रुपए का लाते हो उसके ऊपर 800 रुपए लिखते हो और उसे बेचते कितने का हो। अगर वो आपसे सेलिंग प्राइस पूछता है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 640 रुपए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, आपने इसका एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा होगा, मैं आपको उससे भी कराना चाहूंगा अगर आपको इस समझ आ गया है तो। ठीक है, देखिए फॉर्मूले से देख लीजिए। इससे हमारे सेलिंग प्राइस की कोई जरूरत ही नहीं होती। हम सीधे कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100% प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आप क्या करते हो, जहां पर सीपी और एमपी की बात होती है वहां पर आप एसपी घुसेड़ देते हो, मगर इस फॉर्मूले में एसपी की कोई जरूरत नहीं। आपको एसपी की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप सीधे सीपी से एमपी पे जा सकते हो। इस फॉर्मूले का यूज करना है। डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट कितने का दे रहे थे 20 का, यानी 100 में से 20 का 80। प्रॉफिट हो रहा था 25 का, तो प्रॉफिट तो प्लस, अगर लॉस होता तो माइनस 125। भाई इसको काटते हैं 5 से 16 और इसको 5 से काटता हूं तो 25। भाई अंकित मूल्य कितना था 800 रुपये था। वही काटेंगे, वही 32 आ जाएगा, अभी करा था 32 से मल्टीप्लाई करा था तो कितना आया था भाई 16 दूनी 32 का 2 हासिल आया था 3 और 48 और 3 51 था, 512 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लें, नोट डाउन कर लें। कभी भी आपसे सीपी से एमपी पूछे, सीपी से एमपी पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। उसमें सेलिंग प्राइस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है तो लाभ प्रतिशत निकालिए। इफ द गेन ऑन द 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस देन द गेन परसेंटेज इज। इजी क्वेश्चन है। जो आपका प्रॉफिट है वो आपके सेलिंग प्राइस का 1/5 है। तो आप एक बात बताइए, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आ जाएगा 1/5। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई सामान आप 5 का बेचते हो, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितने में लेकर आए थे 4 में। भाई मैंने 5 का बेचा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4 में लाया था। तो उसने आपसे क्या पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। 4 का लाया था, 1 के प्रॉफिट पे बेचा, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, 25% हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, ऑप्शन डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन था नहीं, आप इसको मुंह जबानी भी कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि दी गई आकृति में ओ क्यू और क्यू आर बराबर हैं। भाई ओ क्यू और क्यू आर, वाह, ये दोनों बराबर दे दिए।
हमसे m का मान पूछ रहा है और m का मान किसकी फॉर्म में है, n की फॉर्म में है। यानी इसमें आप कुछ मान नहीं सकते, आपको ऐसे ही करना होगा। जो आपका m का आंसर आएगा वो n की फॉर्म में ही होगा। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये n है तो ये भी तो n ही होगा, है ना। दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं। अगर ये n है ये n है तो ये क्या होगा, 2n होगा। आप बोलोगे क्यों? तो मैंने कहा भाई परी में पढ़ी नहीं है क्या। अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। उसी का यूज करा मैंने। अब आप एक बात बताइए, ये भी तो रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये कितना होगा, 2n होगा। होगा या नहीं होगा? ये भी तो 2n होगा, दोनों रेडियस हैं। अब आप एक ट्रायंगल देखिए, इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ओ पी और आर, ठीक है। इसके अंदर ये वाला एंगल आपको m दे रखा है, ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा। ये वाला एंगल आपको देखो m दे रखा है, ये वाला एंगल आपको n दे रखा है, और ये वाला एंगल आपको 2n दे रखा है। तो फिर से वही परी में लग जाएगी, 2n प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। तो m का आंसर कितना आ जाएगा भाई, m क्या आ जाएगा, n की फॉर्म में कितना है, 3n है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। सेम वही वाला यूज करा हमने, ये दोनों एंगल्स का सम इसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता होनी चाहिए cos 0 कब होता है, तो cos 0 90 पे होता है, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। फिर इसने a माइनस बी की वैल्यू 1/2 दे रखा है। साइन 1/2 किस पे होता है, सबको पता है, 30 पे होता है। तो देखो कभी भी प्लस माइनस में आ जाए तो हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को जोड़ूंगा 120, 120 को 2 से डिवाइड करूंगा 60, बी की वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस लूंगा 60, 60 को 2 से काटूंगा 30, तो एंगल ए आ गया 60 का, बी आ गया 30 का। क्या पूछा था, एंगल बी पूछा है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मगर आपको इजी तभी लगेंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती होगी, आपको टेबल टिप्स पे याद होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 320 रुपए की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर की जाती है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ 3 to 0 अमाउंट टू 4, भाई यहां गलत लिख दिया है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड। भाई देखो ये 12.5% दे रखा है ना। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी हर बच्चे को, 1/8। अगर याद नहीं है तो याद करिए, ये होती है 1/8। यानी अगर आप 8 लगाओगे तो वो 1 साल बाद 9 बन जाएगा। भाई एनुअली बोला है ना, एनुअली, एनुअली का मतलब सालाना। यानी अगर आप 8 लगाओ तो 1 साल में 1 से बढ़ जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। तो मैंने बताया था भाई ऐसे क्वेश्चनों करते समय क्या करो, सबसे पहले उठाओ प्रिंसिपल, उसका कंपैरिजन करो अमाउंट से। वो कितना है, 405। 5 से दोनों को काटता हूं, 5 से काटूंगा 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। इसको काटूंगा 5 6 30, बचेगा 4, 5 चौक 30। मैंने आपको क्या बताया था, आपका पैसा 1 साल में 8 से 9 हो जाता है। अब आप यहां सोचो कि मैं 8 की पावर कितनी करूं कि वो 64 बन जाए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप यहां से देखो 9 की पावर मैं कितनी करूं कि वो 81 बन जाए, तो आप बोलोगे 2। तो मैंने कहा यही तुम्हारा आंसर होगा, 2 साल, ऑप्शन ए, ठीक है। आपको बस ये चेक करना है कि 8 की पावर मैं कितनी करूं 64 हो जाए। अगर वो भी समझ नहीं आ रहा है तो 9 की पावर मैं कितनी करूं कि 81 हो जाए। तो बच्चे को पता है
कि 2 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। भाई ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल के बारे में आपको 2 चीजें, इस वाली चीज को याद, बच्चे है ना अक्सर इसको देख लेते हैं तो उन्हें याद आ जाता है, वैसे वो करते रह जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर ये 110 है तो ये 70 होगा, होगा नहीं होगा, 70 डिग्री का होगा। फिर उसने हमसे पूछा क्या है, पी क्यू आर। पी क्यू आर भाई ये एंगल कितने का होगा? भाई ये क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की आपने थ्योरम में पढ़ा होगा, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले जो एंगल होता है उनका सम 180 होता है। तो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 110 होगा, तभी तो 180 बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किसी खिलाड़ी का 15 पारियों का एक निश्चित औसत है, 16 पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 6 अंक बढ़ जाता है। नया औसत ज्ञात कीजिए। नया औसत ज्ञात करने को कह रहा है भाई 120 बनाए हैं और 15 में उसका क्या था हमें नहीं पता, तो मैं ए मान लेता हूं कि भाई 15 पारियों में उसका एवरेज ए था। ठीक है, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप ये सोचो अगर वो अगली पारी में, यानी 15 पारी के बाद जो 16वीं पारी है, अगर उसमें भी वो ए बनाता तो कोई फर्क पड़ता एवरेज पे? कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मगर फर्क तो पड़ा है, उसने एवरेज से ज्यादा बना दिए। कितने ज्यादा बना दिए कि 15 और 1 16, टोटल 16 पारियों के अंदर 5 कितने की वृद्धि हो गई है, 6 की वृद्धि हो गई है। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको, इस वाली लाइन को फिलहाल भूल के ऐसा सोचिए कि उसने अगर एवरेज बनाया होता तो जितना उसने 15 पारियों का एवरेज है उतने ही रन बनाता, तो एवरेज पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। मगर एवरेज पे फर्क पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसने उससे ज्यादा रन बनाए हैं। कितने ज्यादा रन बनाए हैं कि 16 पारियों में 6 बढ़ गए हैं। तो ये क्या आ गया, उसका 16वां पारी के टोटल रन आ गए, जो हमें कितना दे रखा है, 120। तो भाई ये कितना है, 96 हो जाएगा। 6 36, 6 कम 6 और 3, हाँ। अब ये माइनस होगा यहां पर तो कितना आ जाएगा भाई, 24 आ जाएगा। ये 15 पारियों का औसत माना था, याद करो। ऑप्शन में जरूर आपको गलत करने के लिए देगा, मगर उसने आपसे नया वाला पूछा है। नया वाला क्या है, पुराने वाले से 6 ज्यादा है। ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। अक्सर याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, आंसर आता नहीं है, वो भूल जाते क्वेश्चन ने उससे क्या पूछा था, तुरंत जाएंगे लगा के आ जाएंगे और उसे सही मानेंगे। मगर भाई ये तो देख लो कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है। भाई क्वेश्चन में उसने कुछ पूछा है ना, आप उसको ध्यान रखो। जब कभी भी आपका लास्ट में आता है तो आप एक बार आदत डाल लो कि उसने क्या पूछा था ये देखने की। ठीक है, नहीं तो ऐसी गलतियां निश्चित ही होती रहेंगी। कह रहा है भाई साइन 20 कॉस 70 प्लस कॉस 70, सॉरी साइन 70 और कॉस 20। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला एक ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए प्लस बी का, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप देखो ये 20 है, ये 70 है। ठीक है, ये 20 हो गया, ये 70 हो गया, तो फॉर्मूला सेट बैठ रहा है। यानी इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को मैं इसकी तरह घुमा के इसमें लिख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 70, और साइन कितना आ जाएगा, 90, और साइन 90 कितना होता है, 1,
ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर AP is a perpendicular to BC and AQ is the bisector of angle A. What is the measurement angle PQA? PQA अक्सर है ना टीचर ये वाला पूछता है। अगर आप में से जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एक दो बार एग्जाम दे रखा होगा, उन्हें पता होगा कि एग्जामिनर अक्सर ये वाला एंगल पूछता है, मगर इस बार उसने आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट होता है। PAQ निकालने का शॉर्टकट होता है। इसमें आपको एंगल B माइनस एंगल C अपॉन 2 करना है। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है। वो एग्जामिनर ने देखो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाया, मगर क्या बदल दिया, ये पूछने की जगह ये पूछ लिया। उसको पता था बच्चे क्या गलती करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद ऑप्शन में खोजते रह जाएंगे, फिर बोलेंगे क्वेश्चन गलत है। वो देखेंगे ही नहीं कि उसने पूछा क्या है। समझ रहे हो बात? तो सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे क्या निकालने को पूछा है, या आपने जो माना था वो अलग चीज हो सकती है, वो अलग हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखो, मुझे इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, 60 में से 30 गए, 30 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया है, 15 आ गया है। अब आप बोलोगे ये 90 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 90 में से 15 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 76। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, PYQ इसीलिए आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्या रहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC में, जिसमें AB और AC और AD, अच्छा AB बराबर है AC के और AD BC पर लंबित है। यदि AD 6 है और ट्रायंगल ABC का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। इन आइसोसेलिस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC and AD is perpendicular to BC. If AD is 6 centimeter and perimeter of triangle is 36, the area of ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु आइसोसेलिस ट्रायंगल A, B और C, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा है जो है D। ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं, ये एग्जामिनर ने हमें दे रखा है, AB और AC बिल्कुल सही। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, आपने है ना अगर थोड़ा बहुत भी ट्रायंगल पढ़ रखा है तो आपको ये बात पता होगी, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलिस ट्रायंगल में समान भुजा वाले शीट से अगर सामने वाली भुजा पे लंब डालें तो वो उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा वाले शीट से अगर सामने वाली भुजा पे लंब डालें तो उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, इंग्लिश में आप आइसोसेलिस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड वाला हमारा वर्टेक्स होता है, वहां से अगर परपेंडिकुलर खींचे तो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी अगर मैं कहूं ये वाली साइड अगर A है तो ये साइड भी A होगी। अच्छा, अगर मैं इसको B बोलता हूं तो ये भी B होगी, है ना। तो मैं आपसे कहता हूं इसका पेरीमीटर निकाल लो, तो आप बोलोगे 2A प्लस 2B, ये कितना आएगा भाई, 36 आ जाएगा, आ जाएगा ना। यही तो दे रखा है पेरीमीटर भाई। ये हो गया 2A, B प्लस B 2B, तो यहां से A प्लस B का मान कितना आ गया, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज है, मैंने आपको क्या बताया, समद्विबाहु त्रिभुज में सामने वाले भुजा से
समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अगर लंब डाला जाए तो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो भाई लंब है यानी ये 90 डिग्री का है, तो यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 36 होगा नहीं होगा। भाई ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस में के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए b माइनस ए और b प्लस ए लिख सकते हैं ना भाई। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही तो यूज करा मैंने। तो अब आप बोलोगे सर मेरे पास प्लस वाले की तो वैल्यू पहले से 18 है, अगर मैं इसको 18 यहां लिखता हूं, 18 से काटता हूं तो 2 आ जाएगा, यानी b माइनस ए की वैल्यू 2 है, a प्लस बी की वैल्यू और a माइनस बी की वैल्यू, यानी b प्लस ए लिख देता हूं तो 18 है, b माइनस ए लिख देता हूं तो कितना है, 2 है। तो यहां से b की वैल्यू क्या होगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी होगी जी, दोनों को घटाऊंगा कितना आ जाएगा 16, 16 को 2 से काटूंगा 8, तो ये तो आ गया मेरा 8, तो ये भी क्या होगा 8। ये कितना है भाई, b की वैल्यू कितनी है 10। एरिया कैसे निकलता है, 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, 1/2 आधार कितना हो गया 8 और 8 16 गुना शीर्ष लंब यानी 6, तो काटते हैं 8 8 6 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको पूरी वैल्यू मान लेते हैं, उससे है ना आपका हो तो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर इसको पूरा a मान लोगे तो इसको a/2, इसको भी a/2 कर दोगे, थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन में आपको बस दिक्कत आएगी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर ऐसे मानेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। cos 3 थीटा इक्वल टू साइन ब्रैकेट थीटा माइनस, भाई 34 दे रखा है, आप इसको देखते हैं आपको एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, मैं लिख देता हूं, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, यानी ध्यान से देखो ये जो दोनों हैं इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, यानी 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 34 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये यहां पर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 4 और यह आ जाएगा 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आपको देखते ही है ना फॉर्मूले इतनी अच्छी तरह याद होने चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखते ही सोच सको तुरंत कि इस पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा होगा। अगर आप फॉर्मूले सिर्फ रट लेते हो मगर उनको यूज नहीं कर पाते, उनका फायदा क्या होगा, फिर याद ही मत करो। जब आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते तो याद करने का क्या फायदा, रटने का कोई फायदा नहीं होता। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही पता चलना चाहिए मैंने ये फॉर्मूला है याद कर रखा है, ये यहां लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की, कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल और बाकी दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और तो कह रहा है पैदल तय की गई दूरी निकालें। A man travel a distance of 35 kilometer in 5 hours. He travels the part on foot at the rate of 4 kilometer per hour. The rest on the bicycle at 9 kilometer per hour. The distance covered by foot हमें निकालना है। अब बच्चे इसमें भी इक्वेशन बनाएंगे, मैं कह रहा हूं इक्वेशन बनाओ मत, इक्वेशन की जरूरत ही नहीं। देखो अगर मैं 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा हूं, यानी मेरी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, होगी या नहीं होगी भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 35 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है 5 घंटे, तो 5 7 35। तो देखो एक तो आप गए हो फुट पर और फिर गए हो बाइसिकल पर, ठीक है। तो जब पैदल चलते हो भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है आपकी स्पीड, जब साइकिल से जाते हो तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होती है,
और अगर ओवरऑल निकालू पूरी जर्नी की तो वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। माइनस करेंगे 2, माइनस करूंगा तो 3। अब देखो ये है किसका, हम किसका निकाल रहे हैं, एलिगेशन किस पे लगा रखा है, स्पीड पे लगा रखा है। तो याद रखिए जब आप स्पीड पे एलिगेशन लगाते हैं तो आपका क्या निकलता है, रेशो टाइम का। ठीक है, जब भी आप एलिगेशन लगाओगे स्पीड के ऊपर तो नीचे जिसका किसका रेशो आएगा, टाइम का आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो 5 आएगा। 5 की वैल्यू कितनी है, 5 घंटे। तो 1 का मतलब 1 घंटा, 1 यूनिट का मतलब 2 का मतलब 2 घंटे, और 3 का मतलब 3 घंटे। उसने आपसे पूछा पैदल कितना चले थे भाई आप, तो भाई पैदल में चला था 2 घंटे, पैदल चला था मैं 2 घंटे, पैदल चला था मैं 2 घंटे, और स्पीड क्या थी मेरी पैदल चलने की, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं 2 घंटे तक चला हूं, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, 8 किलोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने लग जाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखो वो क्या करते हैं, इक्वेशन बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। वो कह देंगे मैं मानता हूं मैंने टी घंटे तक पैदल चला, तो ये हो गया टाइम, ये हो गया ये हो गया मेरा टाइम, ये हो गया स्पीड, डिस्टेंस आ गया। फिर मैं 9 की स्पीड से चला, बाकी का टाइम उसको कह देंगे 5 माइनस टी। तो ये साइकिल का टाइम, सॉरी ये पैदल चलने का टाइम, ये साइकिल वाला टाइम, टोटल सॉरी ये हो गया मेरा पैदल चलने वाला डिस्टेंस, ये हो गया मेरा साइकिल चलने वाला डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस लिख देंगे 35। फिर वो इसको सॉल्व करेंगे। ये भी इजी है, कोई बहुत बड़ी तो इक्वेशन है नहीं, सॉल्व की जा सकती है। एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसको भी करना। मगर आप एलिगेशन का यूज़ करो क्योंकि उससे क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं, बहुत सारे चैप्टरों में यूज़ होता है। आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 2√2, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैं सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेता हूं। 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। आप अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस करो तो आप कहोगे ये 9 आ गया और ये 8 आ गया, दोनों का डिफरेंस करूंगा 1 आ जाएगा। मैंने कहा बस मुझे यही चेक करना था 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मैं सिर्फ यही चेक कर रहा था 1 आ रहा है नहीं आ रहा। तो कभी भी ऐसा स्क्वायर करने पे इनका डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको इसको मिटा देना है। जो आपने नीचे वैल्यू लिखी थी वही आपको ऊपर लिखनी है, और यहां प्लस है तो माइनस कर देना है, सॉरी वो वहां वाले से देखना है। ठीक है, अगर नीचे उसके माइनस था ना तो प्लस करना है, अगर प्लस था तो माइनस करना है। तो भाई प्लस था, ये सेम था, तो वो माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा, ये दोनों कट जाएंगे, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हमसे एक्स स्क्वायर पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो यहाँ आएगा 36, यहाँ का प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और 36 में से 2 गए तो 34। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, बस छोटी सी चीज आपको मैं बताना चाहता था, वो बताइए कि आपको दोनों के स्क्वायर करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है, 1 आ जाए तो आपको नीचे वाली संख्या मिटाकर ऊपर लिख देना है। ठीक है, और जो भी चिन्ह था उसको बदल देना है, माइनस है तो प्लस का, प्लस है तो माइनस का। कह रहा भाई देयर इज अ 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, what will be the compound interest on 6250 for 2 years at the same rate of interest, what is the interest is compounded yearly। भाई देखो साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए किसी धनराशि पर 60% की वृद्धि हो गई, तो कह रहा है उसी तरह 2 वर्ष में
6,250 रुपए की राशि एक राशि पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। आपको 60% आपका पैसा बढ़ जाता है कितने साल में, 5 साल में। यानी एक साल में आपको कितना पैसा बढ़ रहा था आपका, तो आप बोलोगे 12%। यानी आपका पैसा 12% एनुअली बढ़ रहा था, आपका पैसा 12% वार्षिक बढ़ रहा था। तो ये क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन भी तो यही होती है ना, जो जी किस परसेंट से वो सालाना बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपकी कितनी, 12%। अगर मैं इसका सक्सेसिव निकालू, क्यों, क्योंकि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी है, 2 साल की बात की है, तो 2 साल का सक्सेसिव निकाल लेता हूं। 12 + 12, 12 × 12 डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट के बाहर %। तो इसको जोड़ूंगा 24 हो जाएगा, इन दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई तो 1.44 हो जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो 25.44% आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको 6,250 रुपए का 25.44% निकालना है। तो ये परसेंट का 100 आ गया, पॉइंट हटाऊंगा उसका भी 100 आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 25 से काटता हूं 25 से काटता हूं तो 4। ठीक है, और किसे 5 से काट देता हूं, 5 दूनी 5 से काट देता हूं तो 5, और किसी से कट रहा है भाई, ये 4 दूनी 8 हो गया भाई, 8 से काटता हूं इसे, 8 × 24 बचेगा 1, फिर 8 × 8 बचेगा 6, 8 × 8 64। 318 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 5 × 8 40, 4 गया 9 गया 15, 1560 रुपये, सॉरी 1590 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ मानने लगते हैं। कुछ मानने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हें 60% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो 60% क्या होगा, इंटरेस्ट होगा भाई। 5 साल में मिला, एक साल में कितना मिल रहा होगा, 12 मिल रहा होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल इक्वली मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बदलता है, क्यों, क्योंकि हमारा अमाउंट भी बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है भाई ABCR 3 point on a circle AB and AC 7√3 and P 90 डिग्री, यानी एंगल BAC 90 डिग्री का है। द रेडियस इज इक्वल टू, हमें रेडियस निकालनी है। देखो ये है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि ये जो, जैसे इसने A90 का कहा है तो A90 का ले लेते हैं ना, ये B ये C, यानी जो BC होगा वो उस सर्कल का क्या होगा, व्यास होगा, उस वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, डायमीटर। अब हमें AB दे रखा है, अगर मैं इसको बोलता हूं ये A है, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये दोनों हमें इक्वल दे रखे है ना, AB और AC तो इक्वल दे रखी है। अगर ये A है, ये A है, तो ये A√2 होगा, है ना, ये कितना होगा, A√2 होगा। अब आप एक बात बताइए, A की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 7√2, तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो √2 से मल्टीप्लाई यहाँ, √2 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, √2 को √2 से करूंगा तो 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 14। यानी ये अगर 14 है, ये व्यास है, तो रेडियस कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आपको ये भी देखो, यहां से मैं एक माध्यिका खींचूं तो वो उसे सामने वाली साइड को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है।
तो आप बोलोगे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए यार, ये तो रेडियस ही तो हुई, तो ये भी रेडियस हुई। एग्जाम में इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में सेम इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा है। अब आपको ये भी पता है कि ये क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड वाला जो वर्टेक्स होता है वहां से परपेंडिकुलर खींचे तो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये क्या है, हमारा डायमीटर है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी क्या है, ये रेडियस रेडियस है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज याद रखेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, क्या रहा है, केंद्र P और Q वाले दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 7 और 3 सेंटीमीटर हैं जो बिंदु A पर एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। BC एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जहां पर B और C क्रम से वृत्त पर बिंदु हैं। तो कह रहा है BC की लंबाई ज्ञात करो। देखो अदर एक्सटीरियर एट द पॉइंट ऑफ A, B is the direct common tangent to these two circle where B and C are the points on the circle respectively. The length of BC is, ये एक सर्कल है, इस पॉइंट से टच कर रहा है एक छोटा सर्कल, इनकी एक स्पर्श रेखा है, ये मान लेते हैं। इसका सेंटर है P, इसका सेंटर है Q। ठीक है, ए पर वो क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसका नाम हो गया ए। फिर उसने कहा है ये है बी और सी, इसकी लंबाई निकालनी है हमें, यहां से यहां तक क्या होगी, ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे उस टेंजेंट, उस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछे, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे जो दोनों में कॉमन है, तो आपको दो अंडर रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई करना है, किसका, स्मॉल और कैपिटल, जो भी हमारी रेडियस है उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 7 गुना में 3, 3 सत्ते 21, 21 रूट 2, सॉरी 2 रूट 21, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी 13 सेंटीमीटर के हैं। एडी बीसी पर ए से इस प्रकार माध्यिका है। अभी देखो मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है, देखते हैं कितने बच्चों को ये याद होगा। ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। ये मैंने माध्यिका खींची एडी। भाई माध्यिका क्या होती है, जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मगर ये त्रिभुज भी तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मैं सामने वाली भुजा पे लंब डालूं तो वो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अच्छा, अगर मैं माध्यिका खींचूं वो भी क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसका मतलब इसमें जो माध्यिका है वही इसका लंब भी है, जो माध्यिका है वही इसका लंब भी है। ठीक है, तो देखो इसमें ये 13 दे रखा है और डी ये 12 दे रखा है, तो ट्रिपलेट लग गई, ये 5 है। आपसे पूछा क्या है, BC पूछा है, 5 और 5 10 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा वाले शीट से सामने वाली भुजा पे अगर लंब डालोगे तो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। माध्यिका की भी डेफिनेशन सेम होती है। अगर मैं किसी पॉइंट से माध्यिका, अगर मैं किसी शीट से सामने वाली भुजा को मिलाऊं तो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मगर इस वाले ट्रायंगल के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए,
उसका लंब यानी परपेंडिकुलर, माध्यिका यानी मीन, दोनों इक्वल ही होंगी। ठीक है, देखिए दे रखा है इन अ गिवन फिगर टीबी इज द chord which pass through the center of a circle. PT is the tangent to the circle at the point of T on the circle. If PT 10 cm, PA 5 cm, AB is x, then radius of the circle. हमसे रेडियस पूछी गई है, हमें ये बता रखा है कि ये 10 है। ठीक है, हाँ जी, ये हमें 10 बता रखा है। दी गई आकृति में भी एक जीवा है। भाई ये अगर जीवा है तो इस सेंटर से क्यों होके जा रही है? चलो कोई नहीं, देखते हैं। फिर क्या रहा है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। भाई केंद्र से होकर, हाँ ये बात भी याद रखिए, व्यास भी एक जीवा ही होती है। आपको बता रखा होगा कि जीवा होती है वो सेंटर को टच नहीं करती। नहीं भाई, सेंटर को टच कर सकती है। उस जीवा को हम स्पेशल नाम से बोल देते हैं क्या? व्यास। ठीक है, अब इसमें पी टी की वैल्यू दे दी है। अब पी ए की वैल्यू दे रखी है 5 और इसकी दे रखी है x। तो आपको देखो भाई ये वाली चीज पहले से पता होगी कि पी टी का स्क्वायर पी बी इंटू पी ए, तो ये तो हो जाएगा भाई 100, 10 का स्क्वायर करेंगे। भाई यहां से यहां तक क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 5 इंटू करेंगे किससे भाई, 5 से। तो 5 से इसे काटूंगा 20 हो जाएगा, 20 बराबर x प्लस 5 के, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15। ठीक है, अगर मैं यहाँ रखता हूँ, देखो भाई 15 रखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर 15 है तो अगर मैं इस पूरे को देखूं, ये यहाँ से यहाँ तक कितना था भाई, हाँ ये 5 था, एक में तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया। अब आपको ये पता होगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। स्पर्श रेखा सेंटर के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप एक बताइए, ये हो गया हाइपोटेनियस, इसे मान लो बेस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। तो 400 में से माइनस करूंगा 100 और उसका कर दूंगा अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 300 आ जाएगा। ठीक है, अब 300 को भाई अगर हम इसको ब्रेक करें, 300 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं भाई, 100 हटा देंगे तो बाहर चला जाएगा 10, अंदर रह जाएगा 3, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो छोटी छोटी चीजें याद रखोगे ना तभी कुछ हो पाएगा। आप ये सोचोगे बड़े बड़े फॉर्मूले रख के, नहीं, वो क्वेश्चन में छोटी छोटी चेंजेस कर देता है। जैसे भी पिछले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को ये याद ही नहीं आता कि 90 डिग्री का बनता है। बच्चों को ये याद ही नहीं आता। बच्चे कहते हैं सर ये पूछा होता है, ये पूछा होता है, ये तो हम निकाल लेते हैं, हमने ये याद कर रखा है शॉर्टकट। मगर वो ये पूछता ही नहीं, वो एक ऐसी चीज बना के दे देगा ताकि आप थोड़े से घूम जाओ। ठीक है, कह रहा है एक घनाभ के 3 सतहिक फलों का क्षेत्रफल 30, 20, 24 है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। द एरिया ऑफ 3 टेंजेंट फेस adjacent face of a cuboids are 30, 20, 24. The volume of the cuboid, यानी आपको एल बी दे रखा है 30, बी एच आपको दे रखा है 20 और एच एल आपको कितना दे रखा है 24। ठीक है, अब देखो इसका अगर वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो मैं कह रहा हूँ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप बोलोगे L इंटू बी इंटू एच का आ जाएगा होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि L 2 बार है, H 2 बार है, B 2 बार है। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 30 गुना में 20
गुना में 24। ठीक है, अब ये यहाँ जाएगा, रूट हो जाएगा। देखो भाई, पहले तो 0 0 इसमें से हटा देता हूँ, है ना भाई। 10 तो मुझे पता है इजीली बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ 3 और ये 2। अब बचा है 24। 24 का मतलब होता है 2 की पावर 3 गुना में 3। ठीक है, 10 बाहर आएगा, सिंगल ही बन जाएगा। ये दोनों 3 बाहर आएंगे तो सिंगल बन जाएंगे। 4, ये आया 2 की पावर 4, बाहर आएगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 तिया 12, 12 को 10 से करूंगा तो 120, ऑप्शन बी। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा आराम से करो। स्टार्टिंग अगर कर रहे हो, अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया तो ठीक है, मगर अगर आप थोड़े नए हो तो कैलकुलेशन को थोड़ा आराम से करो। ठीक है, फिलहाल तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कैलकुलेशन आपकी कभी एक दिन में नहीं बढ़ती। ये मान के चलो कि कैलकुलेशन एक दिन में आपकी अच्छी हो ही नहीं सकती, वो धीरे धीरे वाला प्रोसेस है। मगर कॉन्सेप्ट आपको जिस दिन पढ़ाया जा रहा है, आपको उसी दिन से उसको मजबूत करना होगा। अगर आप उसको सोचेंगे नहीं ये धीरे धीरे होगा, नहीं, आपको पहले ही दिन उस पर कमांड बनानी होगी, क्योंकि आगे आपके और भी कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को 8,800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 7,200 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। भाई सीपी है, जब मैं किसी वस्तु को 8,800 में बेचता हूं तो ये पक्की बात है कि मुझे होता है प्रॉफिट, और जब मैं इसी वस्तु को 7,200 में बेचता हूं तो मुझे लॉस होता है। और इसने कहा है जो मेरा लॉस है और जो मेरा प्रॉफिट है वो दोनों इक्वल है। यानी अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं तो 1:1 का रेशो आएगा, है ना। अगर मैं आपसे यहां से यहां तक का डिफरेंस पूछूं रुपीज में, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा भाई 1,600 रुपये, है ना भाई। इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1,600 आ जाएगा। ये तो रुपए में आ गया। अगर मैं यूनिट में पूछूं यहां से यहां का डिफरेंस, तो आप बोलोगे यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 1 है, यानी 2 यूनिट हो गई। 2 यूनिट की वैल्यू 1,600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 रुपये हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 800 रुपये। तो आपको प्रॉफिट होता है कितने का, 800 रुपये का। जब 8,800 में बेचते हो तो यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8,000 रुपये होगा। भाई 8,800 रुपये में बेचते हो तो 800 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी कितने में लेकर आए थे, 8,000 में लेकर आए थे। उसने पूछा है यदि आप इसे 9,600 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, भाई 1,600 रुपये का प्रॉफिट होगा। 8,000 का मैं खरीद के लाया हूं, 9,600 का बेच रहा हूं, तो 1,600 का प्रॉफिट होगा। 8,000 का मैं लेकर आया था, मल्टीप्लाई 100। 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, 8 से इसे काटूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है 8,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताओ। देखो भाई, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये 2 वर्ष वाला और 3 वर्ष वाला एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर साल आते रहते हैं, किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं, जरूरी नहीं एसएससी में आते हैं, किसी में भी आते रहते हैं। तो आप इसके है ना फॉर्मूले याद करो। देखो एग्जामिनर का जो फेवरेट होता है ना, आप उसके शॉर्टकट्स याद रखो, क्योंकि आपको पता है जैसे आएंगे तुरंत लगाया हो जाएगा। वो इसमें ज्यादा चेंजेस करता भी नहीं है। तो 2 साल वाले का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। डी माने है डिफरेंस, पी माने है प्रिंसिपल, आर मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर 3 साल का आपको चाहिए तो सेम यही फॉर्मूला होता है, इसके अंदर ऐड हो जाता है बस ये अलग से 300 प्लस आर बटे में 100। ठीक है, ये बन गया 3 साल का। 3 साल का फॉर्मूला ये, 2 साल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है, डिफरेंस निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। मैंने कितने लगाए, 8,000 रुपये लगाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5% था, स्क्वायर कर दूंगा तो 25 हो जाएगा।
नीचे कितना हो जाएगा भाई, 10,000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो गई, इसको काटता हूँ 4, इसको काटता हूँ 5, 5 से इसको काटता हूँ 5, तो 5 चौक 20, तो 20 रुपये आ जाएगा डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसे ही रिपीट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑब्टेन आफ्टर द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 45% and two successive discount of 30 and 15 on the mark price देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आपको पहले वाले डिस्काउंट की बात की जाए तो वो आपको दे रखा है डायरेक्ट 45% का। ठीक है, हिंदी में देख लें, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 45 की एकल छूट और 30 और 15 की दो क्रमागत छूट के बाद प्राप्त प्राप्त बिक्री मूल्य के बीच का अंतर क्या है यदि अंकित मूल्य 12,000 है। ये हो गया पहले वाला डिस्काउंट। ठीक है, 45% डायरेक्ट दे दिया, पहला डिस्काउंट था 45% ले जाओ। दूसरे वाले ने खेल दिया कुछ और, उसने दिया डिस्काउंट सक्सेसिव। अब आपको ध्यान से देखोगे ना क्वेश्चन में, आपको एक चीज पता चलेगी। आप बोलोगे कि सर ये भी देखो 45 है और यहां पर इन दोनों, एक मिनट थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। देखिए हम इसी क्वेश्चन पे थे।
पहला डिस्काउंट दिया था 45% का, दूसरा डिस्काउंट इसको D1 कह देते हैं, इसे D2, इसका मैं सक्सेसिव निकाल रहा था। पहले दिया था 30, फिर दिया था 10, फिर 30 एंड 30 और 15 का था, ठीक है, 30 और 15 का। आज की क्लास हमें यहीं ऑफ करनी होगी, माफ़ कीजिए, क्योंकि यहाँ लाइट जाने के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो हम आपसे कल इसी समय पर इसी सेशन में मिलते हैं लाइव डाउट रूम में, जहाँ पर आपको PYQs कराए जा रखे हैं। आज मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि PYQ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप हमसे कल जुड़ने के लिए ज़रूर आइए।